अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट किसे कहते हैं? वेब डेवलपमेंट के अंदर हम वेबसाइट बिल्ड करते हैं और वेबसाइट्स को डिप्लॉय भी करते हैं। डिप्लॉय का मतलब क्या है? उन्हें इन्हांस वगैरह भी करते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर। वेब डेवलपमेंट के अंदर आपके पास दो तरफ की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के अंदर एक सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और दूसरी है क्लाइंट साइड की। ठीक है, यहाँ पे नीचे वेब डेवलपमेंट के अंदर जितनी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं उसका ओवरव्यू दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्लाइंट साइड कोडिंग, फिर सर्वर साइड कोडिंग एंड देन ऐसी लैंग्वेजेस जो क्लाइंट और सर्वर दोनों के लिए काम करती हैं उन्हें क्लाइंट सर्वर साइड कोडिंग बोला जाता है। क्लाइंट साइड कोडिंग के अंदर एजेक्स, फ्लैश, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद जेक्यूरी जैसी लैंग्वेजेस, HTML, CSS जैसी लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद सर्वर साइड कोडिंग के अंदर ASP, CGI एंड पाइथन, रूबी, जावा, नेट जैसी लैंग्वेजेस। दोनों साइड के लिए जो सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं वो हमारे पास डॉट, गूगल वेब टूल किट जैसी लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर्स हैं। बहुत वेब डेवलपर्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है। सबसे पहले आते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स, उसके बाद बैक एंड डेवलपर एंड देन फुल स्टैक डेवलपर्स। फ्रंट एंड डेवलपर्स उन डेवलपर्स को कहा जाता है जो सिर्फ फ्रंट एंड कोडिंग ही कर सकते हैं, जो वेबसाइट को प्रिटी बनाते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर एप्लीकेबल बनाते हैं, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। जिसके अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर HTML और CSS ज़्यादा पाई जाने वाली लैंग्वेजेस होती हैं। उसके बाद हमारे पास है बैक एंड लैंग्वेजेस। बैक एंड डेवलपर्स कौन से होते हैं? जो बैकएंड के ऊपर काम करते हैं, जो सर्वर साइड के ऊपर कोडिंग वगैरह करते हैं। एप्लीकेशन की बैकबोन ही बैकएंड डेवलपर्स होते हैं। वो कोड के लॉजिक्स जो है वो राइट करते हैं, यूज़र से इनपुट वगैरह लेते हैं और यूज़र को क्या शो करवाना है, ये तमाम चीज़ें बैकएंड डेवलपर्स देखते हैं। फुल स्टैक डेवलपर्स कौन से होते हैं? जिन्हें बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों डेवलपमेंट आती होती है, उन्हें फुल स्टैक डेवलपर्स बोला जाता है। सेटिंग एंड डेवलपर इन्वायरमेंट। डेवलपिंग इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए ताकि आप कोड को राइट कर सकें। उसके बाद वेब ब्राउज़र चाहिए ताकि कोड का आउटपुट देखा जाए। उसके बाद कुछ टेक्स्ट एडिटर हमारे पास हैं जो कि रिकमेंडेड है। गूगल क्रोम आ जाता है, उसके अंदर सबलाइन आ जाता है। ठीक है, गूगल क्रोम को एज अ ब्राउज़र इस्तेमाल किया जा सकता है एंड सबलाइन को एज अ टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल किया जा सकता है। वेब डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर बहुत सारे स्टेप आते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि आपने डिसाइड करना है कि आपका पर्पस क्या है, कि आप बनाना क्या चाहते हैं। फिर उसके आपने कंप्लीट प्लानिंग करनी है, फिर डिज़ाइनिंग करनी है, कंटेंट उसके बारे में गैदर करना है, वेबसाइट के अंदर कौन कौन सा कंटेंट इस्तेमाल होगा। उसके बाद वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करना है। वेबसाइट जब आपके पास बन जाए तो ज़ाहिर है आप लोगों ने उसके बाद उसकी टेस्टिंग करनी है एंड देन अपलोड टू सर्वर, सब सर्वर के ऊपर अपलोड कर देना है और देन मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस। अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग साथ साथ करते रहनी है और वेबसाइट के अंदर किसी भी किस्म के अपडेट वगैरह की ज़रूरत है तो साथ साथ उसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है वेब टेक्नोलॉजीज़। वेब टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहले है नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंदर सिंपली आप लोग कुछ रूल्स और डाटा ट्रांसमिशन जो करते हैं कंप्यूटर एक दूसरे के दरमियान, उसके दरमियान में कुछ रूल्स होते हैं और उसी तरह उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जिस तरह से डिप्लोमेट्स प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स ऑफ बिहेवियर्स को फॉलो करते हैं किसी फॉरेन लैंड्स के ऊपर, कंट्री के ऊपर। नेटवर्क कम्युनिकेशन टू दी सेम, उसी तरह नेटवर्क कम्युनिकेशन भी एक कंट्री से अगर दूसरे कंट्री के कंप्यूटर के अंदर हम आप लोग डाटा ट्रांसमिशन करते हैं तो एक कंट्री के जो रूल्स होते हैं तो वो दूसरी कंट्री के रूल्स दोनों ही एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं, दोनों रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। इसे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। TCP/IP इस्तेमाल किया जाता है, टुगेदर नोन एज TCP/IP। दीज आर एक्चुअली अनलाइकली प्रोटोकॉल टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। इंटरनेट के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये तमाम डाटा शेयर ही पूरे इंटरनेट के ऊपर इन्हीं प्रोटोकॉल्स के हिसाब से होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेब टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ही वेब एप्लीकेशन, जिन्हें वेब ऐप भी बोला जाता है। वेब एप्लीकेशंस एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती है। ठीक है, इसके अंदर वेब ऐप के अंदर टिपिकली 3 टियर आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया जाता है या फिर मल्टी टियर आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी टियर आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास क्लाइंट सर्वर डेटाबेस एप्लीकेशन होती हैं जो इंटरनेट के ऊपर रन कर रही होती हैं। इसके अंदर 5 कंपोनेंट आते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है हमारे पास स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि इन एप्लीकेशंस को किसी भी किस्म की अदर और सॉफ्टवेयर्स की इसको ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ही जो है वो वर्क कर रहा होता है, किसी
दूसरे सॉफ्टवेयर की इसको ज़रूरत नहीं होती है। इनके अंदर कंपोनेंट्स कौन से 5 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। पहले कंपोनेंट हमारे पास HTTP सर्वर्स, इसको पहले तो हमारे पास HTTP सर्वर्स लाजमी चाहिए होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर्स इनमें इस्तेमाल लाजमी होते हैं। ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर्स में सबसे पहले आ जाता है अपाचे, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, उसके बाद निगिंस, उसके बाद गूगल वेब सर्वर। ये तमाम आपके पास सर्वर्स हैं। इनमें से कोई भी सर्वर्स हम लोग वेब एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आ जाती है HTTP क्लाइंट। HTTP क्लाइंट इस्तेमाल किया जाता है और वेब ब्राउज़र भी इसको बोला जा सकता है। इसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी या फिर दूसरे बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट थिंग है आपके पास डेटाबेस। डेटाबेस क्लाइंट का डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लाइंट का डाटा स्टोर करने के लिए वेब ऐप के अंदर कौन कौन से डेटाबेसेस इस्तेमाल होते हैं, जैसे MySQL, ओपन सोर्स, उसके बाद अपाचे, MySQL मिनी आ जाता है, उसके बाद SQLite आ जाता है, MS SQL आ जाता है, सर्वर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद MongoDB, बहुत सारे डेटाबेस है जो आप लोग वेब ऐप के। क्लाइंट साइड प्रोग्राम की बात की जाए तो क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स के अंदर HTML फॉर्म्स आ जाते हैं, जावास्क्रिप्ट आ जाती है, विबिट स्क्रिप्ट आ जाती है, फ्लैश आ जाता है। ये आपके पास जो फ्रंट एंड के जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ना, फ्रंट एंड की जितनी भी डेवलपमेंट है वो आ जाती है क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स के अंदर। सर्वर साइड की बात की जाए तो ये आपके पास सर्वर साइड की जितनी भी डेवलपमेंट है वो आपके पास आ जाती है सर्वर साइड प्रोग्राम के अंदर, जिसमें जावा सर्वलेट, उसके बाद ASP, उसके बाद PHP, पर्ल, पाइथन, CGI, ये तमाम आपके पास सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL किसे बोला जाता है कि सबसे ऊपर आपके वेबसाइट का एड्रेस जो होता है वो URL के ऊपर होता है, ठीक है, URL के ऊपर स्टोर होता है। लोकेट एनी रिसोर्स ऑन दी वेब, किसी भी वेबसाइट को अगर इंटरनेट के ऊपर लोकेट करना हो तो उसके लिए URLs का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका इंटरनेट का एड्रेस भी होता है बेसिकली, ताकि आपके इंटरनेट को आपकी वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर फाइंड आउट किया जा सके। URL के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले आ जाती है मशीन नेम। यहाँ पे मशीन नेम जो आपके पास है वो आपके पास एक IP एड्रेस होता है। इसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास IP एड्रेसेस जो हैं वो आते हैं 137.234.3389। इसके अंदर बताया जाता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो इस वक्त जिसके अंदर आपकी वेबसाइट बनाई गई है, ठीक है, वो इस वक्त कहाँ पे है, उस लिहाज से आपका जो है वो IP एड्रेस बनाया जाता है। उसके बाद आ जाता है आपके पास पॉड के अंदर आपके पास क्या आ जाता है कि जी दिस इज़ एंट्री पॉइंट टू सॉफ्टवेयर ऑन द सर्वर। पॉड के अंदर बताया जाता है कि आप लोग TCP से कैसे कनेक्ट हुए हैं, लेकिन किस सॉफ्टवेयर की मदद से कनेक्ट हुए हैं। ये ऑप्शनल पार्ट होता है, इसको स्किप भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पाथ के अंदर होता है कि आपका सर्वर डॉक्यूमेंट का रूट कौन सा है वो आपके पास पाथ के अंदर आ जाता है। उसके बाद है फाइल नेम ज़्यादातर आपके पास एक वेलकम फाइल, आप लोग इस वक्त जो आपकी वेबसाइट है उसके अंदर कौन सी फाइल को आप ओपन कर रहे हो वो आपके पास आ जाता है। जैसे यूट्यूब में होम आप जब ओपन करोगे तो फाइल नेम की जगह आपके पास होम आ जाएगा। एक्सटेंशन के अंदर आपकी जो वेबसाइट है उसकी एक्सटेंशन आ जाती है। आपकी वेबसाइट .html में बनी है तो HTML आ जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी एक्सटेंशन इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसके बाद है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज HTML। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML आपको पता है किस लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपके पास HTML के डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपस में उनको लिंक किया होता है और एक वेबसाइट मेक की होती है। बहुत सारे वेब पेजेस को मिलाकर एक वेबसाइट बनाई गई होती है, ठीक है। इसको हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, नेक्स्ट हम देखेंगे। आगे हमारे पास है HTTP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसको टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था। HTTP प्रोटोकॉल के अंदर इंटरनेट के ऊपर डाटा ट्रांसफरिंग के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जो कि लाजमी फॉलो करने होते हैं। HTTP प्रोटोकॉल्स की तरह काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल मार्केट के अंदर है, जैसे FTP जो कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर देखा जा सकता है कि HTTP हमारे पास ये चीज़ भी कनेक्शन ओरिएंटेशन को भी देखता है और देखता है कि वेबसाइट आपकी स्लो तो नहीं है और उसका सर्वर के साथ परमानेंट कनेक्शन है या नहीं है। ये तमाम चीज़ें HTTP ही जो है वो संभालता है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो 5 पॉइंट्स है या HTTP की प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले कनेक्शन लेस, एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करता है जी पीरियड ऑफ ट्रांसफ़र, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक अच्छा तो कनेक्शन बिल्डअप करता है HTTP। उसके बाद है स्ट्रेट लेस। HTTP के अंदर कोई भी
क्लाइंट की हिस्ट्री जो है वो सेव नहीं होती है, सर्वर साइड के ऊपर कोई भी क्लाइंट की हिस्ट्री सेव नहीं होती है। डेटाबेस के अंदर डाटा सेव होने वाली अलग बात है, लेकिन क्लाइंट के विजिट्स की हिस्ट्री कभी भी सेव नहीं होगी, कितनी दफ़ा इस क्लाइंट ने जो है वो आपके अपनी वेबसाइट को ओपन किया था या नहीं किया था। कुकीज़ जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। आगे हमारे पास है कंप्रीहेंसिव एड्रेसिंग डिवर्स फाइल्स ऑन एनी HTTP सर्वर वर्ल्ड वाइड कैन बी रेफरेंस्ड वाया URL। HTTP के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स होती हैं, तो URL की मदद से हम HTTP की कोई भी वेबसाइट्स को सर्च आउट कर सकते हैं। डिवर्स डाटा के अंदर हमारे पास क्या है कि HTTP के अंदर बहुत सारे टाइप्स के डाटा होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी टाइप्स की फाइल्स होती हैं, इसीलिए इसके अंदर डाटा की डिवर्सिटी है। रैपिड के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कि HTTP के अंदर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट जो है ना वो 100 मिलीसेकंड के अंदर उसका रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल के अंदर हमारे पास ये चीज़ है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर चीज़ें किस तरह से जो है वो फ्लो करती हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर कंप्यूटर जो है वो रिक्वेस्ट को सेंड करता है डाटा के पास और सर्वर के पास, और इंटरनेट की मदद से क्लाइंट को जो है वो डाटा दोबारा से अपना जो रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली डाटा पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो डिलीवर हो जाता है। जैसे डिलीवर द डाटा पैकेट रिक्वायर्ड बैक टू द क्लाइंट, क्लाइंट को दोबारा से डाटा पैकेट की फॉर्म में डिलीवर हो जाता है। क्लाइंट पहले रिक्वेस्ट करता है उस इंटरनेट की मदद से सर्वर को, और फिर देन उसको सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसको उसका रिक्वायर्ड डाटा जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में डिलीवर कर देता है। क्लाइंट डू नॉट शेयर ऑफ एनी ऑफ देयर रिसोर्सेज। क्लाइंट अपने रिसोर्सेज कभी भी नहीं शेयर करता, सर्वर के पास अपने खुद के रिसोर्सेज होते हैं, वो क्लाइंट से क्लाइंट के जो रिसोर्सेज उनकी डिमांड नहीं करता है। एग्जांपल ऑफ सर्वर क्लाइंट सर्वर मॉडल और ईमेल वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के जो है एग्जांपल्स हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल्स के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, दो चीज़ें हैं, एक सर्वर है और दूसरा हमारे पास क्लाइंट है। क्लाइंट जो है वो अपना कोई भी चीज़, क्लाइंट का वर्ड क्लाइंट को इस्तेमाल हुआ है क्योंकि उसको अगर कोई भी पर्टिकुलर सर्विस चाहिए तो उसने लाजमी सर्वर के पास ही जाना है। सर्वर को मास्टर कंप्यूटर भी बोला जाता है। क्लाइंट को सर्वर जो है वो डाटा उसके अकॉर्डिंगली ही सेंड करता है। अगर किसी चीज़ की ऑथराइजेशन क्लाइंट को नहीं है तो सर्वर उसको वो डाटा सेंड नहीं करता। तो इसे सर्वर को देखना होता है कि क्लाइंट की क्या रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली ही वो उसको एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है और उसको डाटा डिलीवर करता है। ठीक है, होप सो आप लोग को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। यहाँ पे जो डायग्राम है उसके अंदर हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं वो तीन है, एक PC क्लाइंट है, एक हमारे पास लैपटॉप क्लाइंट है और एक हमारे पास फ़ोन क्लाइंट है। तीनों क्लाइंट्स ने नेटवर्क मतलब इंटरनेट के थ्रू जो है वो सर्वर से डाटा की रिक्वेस्ट की है। सर्वर ने डाटा की रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। एक्सेप्ट करने के बाद सर्वर उनको यहाँ पे रिस्पॉन्सेज सेंड कर रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ डाटा पैकेट्स। होप सो आपको इतने समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। ब्राउज़र सर्वर से किस तरह से इंटरेक्ट करता है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिसके अंदर बताया गया है कि जी सर्वर जो है वो क्लाइंट से किस तरह से इंटरेक्ट करता है और दरमियान में ब्राउज़र से किस तरह से इंटरेक्ट करता है। सबसे पहले जो यूज़र है वो URL के अंदर अपनी वेबसाइट या का नेम लिखता है या फिर फाइल का नेम लिखता है। उसके बाद ब्राउज़र देन रिक्वेस्ट दी DNS सर्वर। DNS सर्वर क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। डोमेन नेम सिस्टम सर्वर ही जो यूज़र का एड्रेस होता है उसको वेब सर्वर के ऊपर सर्च आउट करता है, देखता है। आपके कीवर्ड्स वगैरह जितने भी होते हैं वो डोमेन नेम सर्वर ही सर्च करता है इंटरनेट के ऊपर। डोमेन नेम सर्वर जब IP एड्रेस ढूंढ लेता है वेब सर्वर की हेल्प से, वेब सर्वर का IP एड्रेस जो है वो ढूंढ लेता है, तब क्या होता है कि ब्राउज़र HTTPS रिक्वेस्ट सेंड करना स्टार्ट कर देता है। HTTP रिक्वेस्ट सेंड क्यों करता है, ताकि दोनों के दरमियान में कनेक्शन मेड हो जाए। जब HTTP कनेक्शन दोनों के दरमियान में बना देता है, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में कनेक्शन बना देता है, तो सर्वर उसको नेसेसरी फाइल्स जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की होती हैं वो वाली नेसेसरी फाइल सेंड करना स्टार्ट कर देता है। ब्राउज़र देन रेंडर एंड वेबसाइट इज़ डिस्प्लेड। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी ब्राउज़र सर्वर जो भी फाइल सेंड करता है, जो भी रिक्वायर्ड डाटा सेंड करता है, ब्राउज़र की जिम्मेदारी होती है वो डाटा जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाए। स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए वो फाइल को रेंडर करते हैं। रेंडर किसको बोलते हैं कि जिसके अंदर आपके जो HTML के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इस फॉर्म के अंदर आते हैं कि उस वेबसाइट को डिस्प्ले करवाया जाए। तो इस तरह से वेबसाइट के ऊपर चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। दिस रेंडरिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ। रेंडर किसकी मदद से किया जाता है, रैंडम
डूम की मदद से किया जाता है, जिसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मेथड मॉडल इंटरप्रेटर भी बोला जाता है। ये आपकी जो कोडिंग की फाइल्स होती हैं, ज़ाहिर है जो सर्वर है वो कोडिंग की फाइल के अंदर ही रिक्वायर्ड डाटा सेंड करता है, और जो कोडिंग की फाइल होती हैं वो डूम जो है वो उसको एक ऐसे रीडेबल फॉर्मेट के अंदर चेंज करता है जो यूज़र आराम से पढ़ सकता है। इसके अंदर आपके पास डूम के अंदर के अलावा आपके पास CSS इंटरप्रेटर और JS इंजन भी इस्तेमाल किए जाते हैं कलेक्टिवली, मतलब तीनों ही चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, और तीनों चीज़ों को कहा जाता है JIT कंपाइलर्स, जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स। ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स के अंदर डूम, CSS इंटरप्रेटर एंड JS इंजन्स तीनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और तीनों इस्तेमाल किस लिए किए जाते हैं, ताकि आपकी कोडिंग की वेबसाइट्स को रीडेबल फॉर्मेट के अंदर आउटपुट्स के अंदर चेंज किया जा सके। होप सो आप लोग को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनैलिटी के अंदर आ जाता है कि जी आपके पास जो वेब है वो किस तरह से फंक्शन करता है। ठीक है, यूज़र और क्लाइंट के दरमियान में प्रोग्राम्स किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आप सबसे पहले दे अलो द यूज़र टू सेंड, सबसे पहले सर्वर ही अलो करता है कि यूज़र रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकता। उसके बाद सर्वर चेक करता है कि उसकी रिक्वेस्ट कौन सी है, उसके मुताबिक उसको डाटा सेंड करता है, एंड देन जो आपके पास क्लाइंट है वो उसको डाटा को रीड कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल। अगर इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, डाटा एक जगह पे ही सेव होता है, तो जिससे ज़्यादा चोरी का ख़तरा नहीं होता। उसके बाद लेस कॉस्ट मेंटेनेंस हो सकती है, तो कम पैसों के अंदर ही आप सर्वर को बार बार मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद है कैपेसिटी ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर कैन बी चेंज सेपरेटली, क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करे, तो जब भी उनकी कैपेसिटी अगर चेंज करनी हो तो आप लोग सेपरेटली आराम से कर सकते हैं। डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास सर्वर साइट के ऊपर ही कोई वायरस या फिर ट्रोजन या फिर वॉर्म्स जो है वो अपलोड कर दिए जाएं तो वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट कंप्यूटर्स के अंदर भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। उसके बाद है सर्वर को काफ़ी दफ़ा डॉस अटैक्स को भी फेस करना पड़ता है। उसके बाद डाटा पैकेट्स को दरमियान के अंदर से कोई भी मॉडिफाइड कर सकता है। डाटा पैकेट्स जब सर्वर जो है वो क्लाइंट को दोबारा से सेंड करे तो दरमियान में कोई भी हैकर आकर डाटा पैकेट्स को मॉडिफाई कर सकता है। तीसरी चीज़ है मैन इन दी मिडल की, एक दरमियान में एक हैकर बैठा हो सकता है और दोनों सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के जितने भी इंफॉर्मेशन है और जितने भी मैसेजिंग है वो दोनों चीज़ें देख रहा हो और उसको एग्जामिन कर रहा हो।